देखिए जी, लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, राइट। हमने केमिकल रिएक्शन जो पढ़ी उसमें हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सेकंड टाइप पढ़ी थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और हमने डिकम्पोजिशन में भी 3 तरह की रिएक्शंस देखी थी। एक थी थर्मल डिकम्पोजिशन जो हीट करके करते थे, सेकंड थी इलेक्ट्रोलिटिक डिकार्बोक्सिलेशन या इलेक्ट्रिकल डिकार्बोक्सिलेशन जो इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज करते थे, और एक थी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन जो मैं अभी करा रहा हूँ, जो शायद रह गई थी लास्ट क्लास में। हाँ, लास्ट क्लास में जो टॉपिक रह गया था उससे पहले मैं एक थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के बारे में बताना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैं आपको इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बता रहा था और मैंने कहा था हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर में हमारे पास हमने पानी के अंदर 2 इन्वर्टेड ट्यूब्स ली थी, याद है बच्चे? 2 इन्वर्टेड ट्यूब्स ली थी और दोनों में रबर कॉर्क के थ्रू हमने एक इलेक्ट्रोड फिट कर दी थी ग्रेफाइट की, क्योंकि ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ना, इलेक्ट्रिसिटी वही कंडक्ट करेगा। हमने इन दोनों को बैटरी से जोड़ा था। अगर आपको याद हो कितने वोल्ट की बैटरी थी वो? 6 वोल्ट की। डायग्राम मैं दोबारा नहीं बना रहा, लास्ट क्लास में बनाया था। हमने एक को एनोड और एक को कैथोड का नाम दिया था। मान लो मैंने कहा था ये एनोड है और ये कैथोड है, यही कहा था। और कैथोड को मैंने चार्ज को टर्मिनल कौन सा दिया था, पॉजिटिव या नेगेटिव? कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव, मैंने ये बताया था आपको। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर हमने डाइल्यूट H2SO4 भी डाला था। क्यों डाला था अभी इसके बाद दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा। अब हमने जब करंट पास किया था इसके अंदर, हम करंट पास करने के बाद यहाँ पे जो गैस कलेक्ट हो रही थी उस गैस का वॉल्यूम डबल था, यानी कि कैथोड के ऊपर जो गैस कलेक्ट हुई थी उसका वॉल्यूम एग्जैक्टली डबल था। एनोड में जो गैस कलेक्ट हुई थी उसका वॉल्यूम ये था। मतलब मान लो अगर ये 1 लीटर था, ये 2 लीटर था। मैं मान लो कह रहा हूँ, ये ट्यूब तो 1 लीटर की होती नहीं ना, टेस्ट ट्यूब तो बहुत छोटी होती है, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। या ऐसे मान लो ये अगर 1 ml था, ये 2 ml था, ऐसे मान लो, तो वॉल्यूम डबल था। पर यहाँ पे मैं पिछली क्लास से जो पढ़ा चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपको याद करने में आसानी रहे, उस वजह से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि वाटर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने से अपने कंस्टिट्यूएंट्स में टूटता है, H+ और OH- में। और मैंने ये भी बताया था कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला था। उसकी वजह ये थी कि एक तो वाटर इज अ पुअर कंडक्टर, प्योर वाटर पुअर कंडक्टर होता है बच्चे। फिर आप कहेंगे सर पानी में करंट लग जाता है, घर वाले कहते हैं पानी पड़ा हो तो वहाँ करंट आ जाएगा, या पैर गीले हो तो करंट लग जाएगा। पानी वो प्योर नहीं होता बेटा, वो प्योर वाटर इज इंसुलेटर, वो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। तो कंडक्शन जब तक होगी नहीं, मूवमेंट ही नहीं होगी, तो फिर वहाँ पे क्या कहते हैं, रिएक्शन ही नहीं होगी। तो कंडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला। और इसका एक और कारण था, वाटर H+ और OH- में बहुत कम टूटता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास एक बॉटल पड़ी है, इस बॉटल में 1 लीटर पानी पड़ा है। 1 लीटर पानी कितना होता है मेरे बच्चों? 1000 ml। ठीक है, आपके पास 1000 ml पानी पड़ा है। जानते हैं इस वाटर के 1000 ml में 0.00 इतने मोल H+ के होंगे, और 7 मोल OH- के होंगे। यानी कि इससे आप क्या सीख रहे हैं? पानी के अंदर H+ और OH-, पानी H+ और OH- में टूटता है, ये तो सच है, क्योंकि मैंने बता दिया पानी के अंदर H+ भी होता है पानी के अंदर। यानी कि जो पानी मैं पी रहा हूँ उसमें H+ भी है, और उसमें, और अगर मैंने 1 लीटर पानी एक दिन में पी लिया तो मेरी बॉडी में कितने H+ आ गए? 0.0010⁻⁷ है ये। अगर मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिख दूँ तो इतना और इतने OH- और H+ मेरी बॉडी में चले गए, राइट। यानी कि पानी के अंदर H+ भी होता है और OH- भी होता है। पर ये ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है आपको? ये बहुत कम है। और जब तक पानी के अंदर H+ और OH- ही नहीं आएंगे, मूवमेंट ही नहीं होगी प्लस माइनस की तरफ। तो अगर पानी कम टूटता है तो मूवमेंट कम होगी, तो रिएक्शन भी बहुत कम होगी। तो पानी ज़्यादा टूटे किसमें? अपने आयंस में, इसलिए हमने क्या डाला? सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड के 2 रोल है। एक, दैट वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड वाटर डिसोसिएट्स इनटू H+ एंड OH- टू वेरी लेसर एक्सटेंट, बहुत कम टूटता है।
So the addition of sulfuric acid increases the conductance and also increases the dissociation of water into H plus and OH माइनस। तो इसका रोल भी क्लियर हो गया, याद आ गया। अब मैं आपको क्या बात बताने के लिए इतना टाइम लगाया आज, एक चीज बताने के लिए। अब सुनो जरा ध्यान से। आपको मालूम है जो पॉजिटिव होता है उसको क्या कहते हैं? कटायन एनायन। कटायन इतना तो पता है, 9th में पढ़ा होगा। नेगेटिव वाले को क्या कहते हैं? अच्छा, आप ये तो याद कर सकते हो कि C से कटायन और C से कैथोड, यानी कि कटायन किसकी तरफ भागेगा? यानी कि कटायन किसकी तरफ भागेगा? ये कैथोड है ना, ये कैथोड है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव, यानी कि H प्लस विल माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड। उसका लॉजिक दे दूं, ये देखो पॉजिटिव है ना H प्लस, पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव है ये कैथोड, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया और H प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2 गैस में कन्वर्जन हो गया, H प्लस के H2 गैस में। अच्छा, A से अनायन होता है और A से एक चीज और भी होती है, वो क्या है? यानी कि इसके अंदर OH माइनस किसकी तरफ माइग्रेट किया? अनायन किसकी तरफ भागा? एनोड की तरफ, और OH माइनस O2 में कन्वर्ट हो गया। तो ये बात याद रखोगे हमेशा जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो ये बात याद रखना कि कटायन कैथोड की तरफ माइग्रेट करता है, मूव करता है, और अनायन एनोड की तरफ। इससे एक चीज और पैदा हो गया, पता क्या? इससे आपको एक चीज और याद हो जाएगी, कभी रटना नहीं पड़ेगा, कभी सोचना नहीं पड़ेगा मैं जवाब क्या दूं। अब बताओ, कटायन के ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी कि कैथोड इज अ नेगेटिव टर्मिनल, और अनायन नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है? नेगेटिव होता है। तो अनायन अगर नेगेटिव तो पॉजिटिव नोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और पॉजिटिव है तो एनोड क्या होगी? मेरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो ये आपको याद करने में हेल्प होगी कि कटायन कैथोड की तरफ ले जाओ तो कैथोड नेगेटिव हो गई, अनायन एनोड की तरफ ले जाओ तो एनोड पॉजिटिव हो गई। पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप इसको चेक कर लेना। मैक्सिमम बच्चों को ये बात नहीं पता होगी जो मैं अब बताने वाला हूँ। चेक कर लेना, दावे से कह रहा हूँ, इससे दावे से कह रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे मेरे पास 11वीं में आते हैं वो गलत ही बोलते हैं, यानी कि 10th में गलत पढ़ के आए हैं। बच्चों को ये रटवा दिया जाता है कि एनोड पॉजिटिव होती है। रटवा दिया बच्चों को? नहीं बच्चे, एनोड पॉजिटिव तब होती है, यानी कि ये बात तब सच है जब बैटरी कनेक्टेड, जब हम, हाँ थोड़ा सा बात सही बोली, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, यानी कि जब करंट पास कर रहे हैं, ये बात तब सच है। यानी कि इस समय मैं अपने मोबाइल में करंट दे रहा हूँ चार्जिंग के लिए, यानी कि इस समय मेरे मोबाइल में एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव है। ये बात हमेशा सच नहीं होती। अब ये बात जो बता रहा हूँ उसको 10th में अप्लाई मत करना, क्योंकि 10th में इसका यूज़ नहीं है, 11वीं में यूज़ होगा, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। ये तो आप 11वीं को, सर आपने गलत बताया 10th क्लास में। जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जब हम करंट बनाते हैं, रिएक्शन से करंट बनाते हैं, तो फिर उल्टा हो जाता है। वही एनोड जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाती है, और जो कैथोड पॉजिटिव थी वो, सॉरी नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाती है। उल्टा हो जाता है। यानी कि बच्चों ने जो रटा कि एनोड इज पॉजिटिव, गलत रट दिया, नहीं रट लिया, क्योंकि एनोड पॉजिटिव भी होती है और एनोड नेगेटिव भी होती है, डिपेंड करता है हालात क्या हैं। अब बताओ, जब करंट पास करेंगे तो एनोड पॉजिटिव, और जब करंट बनाएंगे तो मैं को मेरी जेब में मोबाइल है, ये मोबाइल, तो इसमें एनोड क्या होगी? इस समय जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस मोबाइल में एनोड क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि इस मोबाइल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है रिएक्शन से। मेरी घड़ी का सेल, इसमें लाइट भी ऑन हो जाती है, ये मैकेनिकल वर्क भी कर रहा है, यानी कि इस घड़ी के सेल में जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में एनोड क्या होगी? एनोड नेगेटिव होगी। समझ में आ रही बात? आपके रिमोट में जो सेल होगा उसमें एनोड क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि वहाँ करंट बन रहा है। तब ये बात याद रखोगे, जब करंट बनेगा तो एनोड नेगेटिव, जब करंट पास करेंगे तो एनोड पॉजिटिव। ये बात मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होती, सिर्फ रट लेते हैं एनोड तो पॉजिटिव होती है।
ये बात याद रखोगे। हाँ, हमने थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन रह गई थी हमारी, कौन सी? फोटोकेमिकल, राइट। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, नाम से क्लियर है, लाइट से केमिकल रिएक्शन करा के तोड़ना। सो दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस विच आर कैरीड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट सनलाइट ही होती है ज़्यादातर, पर ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं सनलाइट नहीं, कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो ट्यूबलाइट में भी होती हैं, बल्ब की लाइट में भी होती हैं। तो लाइट ज़्यादा सेफ आंसर हुआ। तो दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ light are known as, those decomposition reaction which takes place in the presence of light are known as photochemical decomposition। आप सिल्वर क्लोराइड लीजिए, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड होता है, आप उसको सनलाइट में एक्सपोज कर दो, सनलाइट में एक्सपोज कर देना। सनलाइट में एक्सपोज करने से मॉलिक्यूल टूट जाएगा सिल्वर में, सिल्वर सॉलिड होता है, और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ से। जब बैलेंस करेंगे तो क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन 2 हो गए, सिल्वर 2 है तो सिल्वर 2 हो गए। बैलेंसिंग पे हम काफ़ी अच्छा समय बिता चुके हैं, आगे भी चलती रहेगी, यानी कि जब तक केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे ना 9th 10th या उसके बाद 11वीं 12वीं, बैलेंसिंग तो हर बार ही आएगी। तो हर बार हम इसको सिखाते हैं, हर बार इसको एफर्ट करते हैं। यहाँ पर ग्रे पाउडर प्रोड्यूस होता है, यानी कि अगर मैं चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड लूँ, ये सिल्वर क्लोराइड को रखूँ, उसको सनलाइट में एक्सपोज कर दूँ, सनलाइट को HNu से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। कभी कभी HNu लिखा होगा तो समझ जाना वो क्या है, वो सनलाइट। क्या मतलब है इसका? 12th में पता चलेगा, 11th में पता चलेगा, छोड़ दो इसको। सनलाइट की प्रेजेंस में वो किस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर जो चाइना डिश थी, यहाँ पर ग्रे पाउडर मिल गया मुझको, ग्रे पाउडर। वो ग्रे पाउडर किसका था? सिल्वर का। तो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको नहीं लग रहा है कॉम्बिनेशन की उल्टी है? डिकम्पोजिशन में लाइट एनर्जी या कुछ भी एब्जॉर्ब करके वो टूटता है, और कॉम्बिनेशन में दो चीज़ें मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ये अब बार बार रिपीट हो रही है बात, एक दूसरे के रिवर्स हो गया ना, डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप ऐसे AgBr ले लो, सॉलिड लो, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2Ag ग्रे पाउडर प्लस में कौन सी गैस रिलीज कर देगा? ब्रोमीन गैस रिलीज हो जाएगी। तो डिकम्पोजिशन में थर्मल डिकम्पोजिशन भी क्लियर, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी क्लियर, और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी क्लियर। एग्जांपल आपके सामने क्वेश्चन ये भी ऐसा भी आ सकता है, डिफाइन फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, गिव एग्जांपल। डिफाइन इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, गिव एग्जांपल। जैसे H2O2 वाला था, H2+O2 वाला जो भी कराया। डिफाइन थर्मल डिकम्पोजिशन एंड गिव एग्जांपल। या सीधा आ सकता है डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल। और ये बात हमें क्लियर हो गई कि जैसे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी, वो एक दूसरे की क्या हो गई? ऑपोजिट हो गई, रिवर्स हो गई एक दूसरे के। जो चीज टूट के प्रोडक्ट बनाएगी वो मिलके रिएक्टेंट बनाएंगे, तो वो कॉम्बिनेशन हो गई। यानी कि फॉरवर्ड डिकम्पोजिशन है तो बैकवर्ड क्या होगी? अगर फॉरवर्ड डिकम्पोजिशन है तो बैकवर्ड क्या होगी? कॉम्बिनेशन। और अगर फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन है तो बैकवर्ड क्या होगी? ये बात याद रखोगे। हाँ, ये जो रिएक्शंस थी जिसमें सिल्वर प्रोड्यूस हो रहा था, दीज रिएक्शंस वर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। एक मिनट ले रहा हूं बस। यानी कि इस रिएक्शन का इस्तेमाल कहाँ किया गया? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया गया इसका। अब आपके लिए ये सवाल का कोई मतलब ही नहीं है, ये बिल्कुल आउटडेटेड क्वेश्चन है, कोई फैशन में नहीं है सवाल। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। आपके ग्रैंड पेरेंट्स के समय की बात बता रहा हूँ, उनके ज़माने में जो फोटोग्राफ्स बनती थी वो ब्लैक एंड वाइट होती थी। आपने उनके बचपन की या उनके समय की फोटोग्राफ्स देखी होंगी, वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स थी। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स जब बनती थी उसमें इन प्रोडक्ट का, इन कंपाउंड का इस्तेमाल होता था। इन रिएक्शन को करके सिल्वर कलर में कन्वर्ट करके फोटोग्राफ्स को डेवलप किया जाता था। उसमें एक नेगेटिव होता था और एक पॉजिटिव होता था। आपके घर में हो सकता है उन फोटोग्राफ्स का नेगेटिव भी पड़ा हो। देखा है आपने वो नेगेटिव फोटोग्राफ्स का? नहीं देखा आप लोगों ने? वो जो रील होती है उसके अंदर ऐसे रील होती है, ऐसे लंबी सी रील बन जाती है, ऐसे रोल 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 हुआ होता है, ब्राउन कलर की होती है, लाइट ग्रेइश कलर की, ब्लैक एंड व्हाइट। जो आपने फोटो रील देखी होगी ना, वो आपने देखी होगी कलर फोटोग्राफ्स की, वो कलर फोटोग्राफ्स की होगी। अब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स की देखना, वो ग्रे कलर की होती है, ग्रेइशनेस होती है उसमें।
तो अब उसको ऐसे करके देखो तो ग्रेशनेस मिलेगी। वो ग्रेशनेस किसकी है? वो सिल्वर डिपॉजिट हुआ उसके ऊपर, सिल्वर फोटोग्राफी कहते थे उसको। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ के बाद कौन सी फोटोग्राफी? कलर फोटोग्राफी। वो जब बच्ची कह रही है वो ब्राउन कलर की होती है, उसको ऐसे करके देखता तो ऐसा लगता है भूत खड़े हैं इसके अंदर, कभी देखना उसको अंदर ऐसा लगे भूत है ये, फिर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते थे तो फोटोग्राफ बनती थी। अब डिजिटल फोटोग्राफी आ गई, अब उसका भी ज़माना ख़त्म हो गया। यानी कि आप जब बहुत बड़े हो जाएंगे, आपके जब ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे तो उनको भी समझ नहीं आएगा कौन सी फ़ोटो है ये, ठीक है जी। तो ये तो आउटडेटेड, ब्लैक एंड व्हाइट तो बिल्कुल भूल जाओ, फिर तो ये भी भूल जाओ, आगे चल के इसका भी याद रहेगा, कलर फोटोग्राफ्स का भी। अब तो रील डलती नहीं, अपने पेरेंट्स से पूछना, वो आपके जब जितने होंगे तो कैमरे में रील डालते होंगे, रील डाल के कैमरे में फिर उसको नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट करते होंगे। वो कैमरा भी होगा, लोगों ने घर में इस्तेमाल, मैंने भी घर में इस्तेमाल कर रखा होगा अभी भी। आपको मैं अगली क्लास में रील भी दिखाऊंगा, और उसको ब्लैक एंड व्हाइट रील मिल गई मेरे पापा के ज़माने की, तो आपको वो भी दिखाऊंगा, वो ग्रे कलर की होती है वो, तो ये इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉज कर दो बेटा वीडियो को। देखिए अब हमने कम्बिनेशन भी कर ली और डिकम्पोजिशन भी कर ली। नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था, पेन का एग्जांपल दिया था। मैंने पेन का दिखा, बच्ची पेन दिखा जरा, कैप वाला पेन दिखा, ये दे 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 दे, दे हो जाएगा मेरा काम। अब जैसे ये है, अब जैसे मार्कर के ऊपर ये कैप है, क्या ये खुश है इसके ऊपर? नहीं ना, ये दूसरी कैप है। तो अगर इस कैप को इसके पास ले आऊं तो इसको हटा के कैप बैठ जाएगी, इसको कहेगी तो बाहर निकल ले, क्योंकि मोस्ट एडजस्टेबल है, मोस्ट सूटेबल है इसके लिए। तो ये इधर बैठ गई, इसको क्या कर दिया साइड में, इसको डिस्प्लेस करना कहते हैं कि भैया तू साइड पे हो जा। अब जैसे टीम है, एक प्लेयर हल्का खेल रहा है और दूसरा प्लेयर वेटिंग में बहुत अच्छा प्लेयर है, तो अगले मैच में टीम क्या करती है, भैया तू घटिया प्लेयर है तो बाहर हो जा, अच्छे प्लेयर को अंदर ले आती है। तो इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेस कर दिया उसने उसको हटा दिया। हर समय बाद सचिन को भी कोहली ने डिस्प्लेस कर दिया, कोहली को भी कोई डिस्प्लेस कर देगा, सचिन ने सुनील गावस्कर को डिस्प्लेस किया। समय के साथ हर कोई किसी न किसी को डिस्प्लेस करता रहता है, पर ये स्पोर्ट्स में है, एलिमेंट्स में एक जो जिसको डिस्प्लेस करता है उसी को करेगा, बार बार उसकी टेंडेंसी चेंज नहीं होगी। और मैं एग्जांपल देता हूँ डिस्प्लेसमेंट। पहले रिएक्शन का डेफिनेशन लिख दूँ। दोज रिएक्शंस in which an element takes place, ये element है ध्यान रखना, an element takes the place of another element in its compound, यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेगा उसके कंपाउंड के अंदर। इसको समझने के लिए एक वही बात है, छोटी सी एक एक्टिविटी समझते हैं। आप एक बीकर लीजिए, उस बीकर में कॉपर सल्फेट डाल दीजिए। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एक्वस, ठीक है ना, ठीक, ये बात हो चुकी है पिछली। सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट डार्क ब्लू कलर का होता है, डार्क ब्लू कलर का होता है। मैं सबको यहाँ से दिखाया था, जो कैमरे वाले देख रहे हैं वो भी देख लेंगे। ये जो ब्लू कलर देख रहे हो जिसमें डोम्स लिखा हुआ है, जिस शेड में ब्लू में डोम्स लिखा हुआ है, इस कलर का कॉपर सल्फेट होता है, डार्क कलर का। और सबसे बढ़िया अगर कॉपर सल्फेट है तो भी अपना मास्क दिखा सबको, बच्चों को इसका मास्क देख लो, ऐसा होता है कॉपर सल्फेट। समझ आ गई बात? बहुत बढ़िया मास्क डाल के आया भाई तू, समझ आ गई? यहाँ बच्चे की शर्ट जैसी कॉपर सल्फेट, इसका थोड़ा सा कलर शेड चेंज हो गया, वैसे उसका बढ़िया कॉपर सल्फेट का कलर है, जैसे ही डॉम्स में लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट, ठीक है बच्चे? तो ये डार्क ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है, इसके अंदर रख दिया हमने बीकर के अंदर। हमने इसके अंदर एक लोहे का कील डाल दिया, आयरन नेल। आयरन नेल का कलर क्या होता है, ग्रे। एक कील किस रंग का होता है, ग्रेश कलर का होता है। आफ्टर फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स हमने देखा इसके अंदर जो ब्लू कलर था, डार्क ब्लू कलर, वो फेड हो गया, यानी कि दिस ब्लू बिकम्स लाइट ब्लू। और ये जो नेल था, आयरन नेल जो था, आयरन नेल जिसका कलर क्या था, ग्रे कलर का, आयरन नेल जो था ये ब्राउन कलर का हो गया, ब्राउन कलर। अब मैंने आपको टेस्ट में भी पूछा था कि भैया जब हम एक एक्टिविटी करते हैं, जब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं।
हम एवोल्यूशन ऑफ गैस ऑब्जर्व करते हैं, हम एक चीज़ और ऑब्जर्व करते हैं, चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ टेम्परेचर। मैं कहता लिक्विड हमेशा ही होता है वो तो चेंज ऑफ कलर हमने देखा कि यहाँ से डार्क ब्लू से लाइट ब्लू हो गया और आयरन नेल ब्राउनिश कलर का हो गया। क्योंकि किस कलर का था आयरन नेल? ग्रे स्टोन में होता है आयरन नेल, राइट। तो इसमें क्या हुआ एक्चुअली, जो आयरन था सॉलिड था, लिक्विड था, गैस था? सॉलिड था। कॉपर सल्फेट सॉलिड था, लिक्विड था, गैस था, सॉल्यूशन था। तो एक्वस हुआ क्या, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। व्हेन एन एलिमेंट takes the place of another element, iron will take the place of copper। कहाँ पे? in its compound, कॉपर के कंपाउंड में कॉपर की जगह ले लेगा। तो क्या बन जाएगा, कॉपर की जगह आयरन आ गया। अब ये सॉल्यूशन एक्वस हो गया और बाहर क्या निकल गया, कॉपर। आपको मालूम है कॉपर का कलर क्या होता है? कॉपर ब्राउन कलर का होता है। अच्छा, आपने कभी टीवी में, मूवीज में या कभी नेट पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा है जो अमेरिका में? हाँ। किस कलर का है? वाइट, ग्रीनिश कलर का है वो। ग्रीन में ग्रे मिक्स कर दो तो जो शेड वो ग्रीनिश कलर का है। पर आप जानते हैं जब उसको लगाया था किस कलर का था वो ब्राउन कलर का था। यानी कि आज से कई साल पहले उसको जब लगाया था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को, मेरे बच्चों, कॉपर का था। और कॉपर का कलर क्या होता है? ब्राउन। समय के साथ साथ कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, पैटिना कहते हैं इसको, कॉपर के ऑक्सीडेशन को बताऊंगा अभी मैं अगली क्लास में। और कॉपर का जब कोरोजन हो जाता है, कॉपर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीनिश कलर में। आपके घर में तांबे का बर्तन है, कॉपर का बर्तन है? जाके देखना होगा, ज़्यादातर पूजा की सामग्री में कॉपर के बर्तन का इस्तेमाल होता है। जाके देखना, घर में कोई भी गिलास हो, कोई भी गड़वी हो, कोई भी पानी स्टोर करने की चीज़ हो। आजकल तो लोग तांबे के बर्तन में पानी स्टोर करके पीते हैं उसको। वो ब्राउन लोगों का मानना है कि पानी में कॉपर की प्रेजेंस आ जाएगी, हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ये मानना है, पर इसमें कोई ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो मैं प्रूफ भी कर दूंगा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, जब समय आएगा भी नहीं। तो वो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है ना वो। अब उसके अंदर देखना कहीं ना कहीं जाके वो ग्रीनिश हुआ होगा। तो नहीं, ग्रीनिश हुआ था बच्चे को। तो कॉपर के बर्तन को देखना, वो ग्रीनिश हो जाते हैं। तो कॉपर जब ऑक्सीडेशन होता है तो ग्रीन कलर में, कॉपर होता ब्राउन कलर का है, तो दिस इज कॉपर ब्राउन इन कलर। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन एग्जांपल ये लिख दोगे। एग्जांपल में ना एक्टिविटी लिखने की जरूरत नहीं होती, एग्जांपल में डायरेक्ट लिखना होता है। पर यहाँ पर हमने देखा कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और आयरन खुद जाके बैठ गया। यानी कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तभी तो कहेगा कि तू मेरी जगह पे बैठा, मैं बैठूंगा। तो इट मीन्स आयरन क्या इज मोर किसके मुकाबले? अच्छा, मैं सिंबल भी लिख दूं, समझ आते हो ना आप लोग? आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यहाँ पर एक बच्चा सवाल पूछता है कि सर एक बात बताओ कि यहाँ पर सॉल्यूशन डार्क ब्लू से लाइट ब्लू क्यों हो गया? वाई? उसमें ग्रे कलर आ कलर ऑफ सॉल्यूशन changes from dark blue to light blue। तो उसकी वजह ये है कि द डार्क ब्लू कलर, आंसर में नोट्स में है बच्चे, आंसर में नोट्स में वैसे आंसर समझाऊंगा, फिर मैं इंग्लिश में आंसर इंग्लिश में पढ़ दूंगा। देखो, जो डार्क ब्लू कलर है वो कॉपर सल्फेट का है, और जब आयरन ने कॉपर को रिप्लेस किया उसमें से, कॉपर सल्फेट में से, तो कॉपर सल्फेट तो खत्म ही हो गया या कम होना शुरू हो गया। तो यानी कि कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, घट गई, कम हो गई। तो जब कॉपर सल्फेट ही कम हो गया तो उसका कलर भी कम हो जाएगा, तो डार्क ब्लू से लाइट ब्लू हो जाएगा। और एक और बात, जो फेरस सल्फेट होता है ये लाइट ग्रीन कलर का होता है, मैंने पुरानी क्लासेस में बताई है बात। फेरस सल्फेट किस कलर का होता है? लाइट ग्रीन कलर का होता है, हल्का हरा रंग होता है इसका, हल्का हरा रंग होता है। मैं कोशिश करता हूँ आपको हल्का हरा, क्योंकि हरे भी कई तरह के होते हैं। बेटा अपनी रजिस्टर दिखाइए, ये जो कॉपी बड़ी है, दिखा जल्दी दिखा, समझ नहीं लगाते इतना। देखो इसमें 3 ग्रीन दिख रहे हैं आपको, ऐसा ग्रीनिश होता है, इससे भी हल्का ग्रीन होता है। ठीक है मेरे बच्चे, मैं पैरेट ग्रीन भी नहीं कहूँगा इसको, वो भी थोड़ा डार्क ग्रीन होता है पैरेट ग्रीन। सर हमें कैसे पता कि कौन से कंपाउंड का कलर क्या होता है? स्टेट है? स्टेट आयरन तो सबको पता है, याद थोड़ी होता है। आयरन तो मेटल तो सॉलिड होता है ना बच्चे। कंपाउंड कंपाउंड अगर वो लिक्विड फॉर्म में तो एक्वा स्लिप हो गया, अगर लिक्विड फॉर्म में तो
उसके ब्रैकेट में एक्वस। ये हमने सवाल भी किया था असाइनमेंट में कि उसके किसी सॉल्ट की सॉल्यूशन फॉर्म को क्या कहते हैं, एक्वस फॉर्म, राइट। चलिए तो अब आंसर पढ़ दूं। अब बताओ ना, डार्क ब्लू में लाइट ग्रीन आएगा तो सॉल्यूशन का कलर डार्क ब्लू से लाइट ब्लू नहीं हो जाएगा। तो आंसर ध्यान से सुनना, नोट्स में लिखा है, सुनते रहना, नोट्स में घर जाके याद कर लेना। द कलर चेंजेस फ्रॉम डार्क ब्लू टू लाइट ब्लू बिकॉज द डार्क ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू कॉपर सल्फेट। But when iron displaces copper from copper sulfate, FeSO4 is formed. It means the concentration of copper sulfate will decrease. And also FeSO4 is light green in color. Therefore, the color of solution becomes light blue. यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बच्चा पूछता है कि सर जो आयरन नेल था Why it turns brown? ये बच्चा पूछता है क्योंकि उस पे कॉपर की लेयर क्योंकि उस पर कॉपर की लेयर आ गई। तो हम बात पूरी बोलेंगे, हम ये बोलेंगे द आयरन नेल बिकम्स ब्राउन इन कलर बिकॉज इन दिस रिएक्शन आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन आयरन नेल एंड द कॉपर इज ब्राउन इन कलर, देयरफॉर आयरन नेल बिकम्स ब्राउन इन कलर। आंसर क्लियर है मेरे बच्चे? और जिसके पास नोट्स नहीं है, मैंने आंसर बोल दिया, वो रिकॉर्डिंग से देख रहा है तो आंसर साथ साथ लिख भी सकता है। आपके पास नोट्स नहीं है ना बच्चे, आप लो, आप नोट्स तो ले लो, दो बच्चे का नोट्स तो। और मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ बार बार कि अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दे मुझको, नोट्स यहाँ पे दे दूंगा मैं उसको, ठीक है। आ जाओ, तो दो क्वेश्चन क्लियर है। हमने इससे क्या सीखा? हमने इससे सीखा कि मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस किसको? लेसर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जो लेसर रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड है उसमें से मोर रिएक्टिव मेटल उसको डिस्प्लेस कर देगा। देखो जो मोर रिएक्टिव होता है ना वो शांत नहीं बैठ सकता। जैसे क्लास में जो बहुत बातूनी बच्चा होता है कभी शांत नहीं बैठेगा, उसको किसी के साथ भी बिठा दो, चाहे वो कम बात करने वाला, उसको भी बातों में लगा लेगा। तो मोर रिएक्टिव मेटल की खासियत क्या होती है? मोर रिएक्टिव मेटल की खासियत ये होती है कि वो कहता है कि मैं तो कंपाउंड बनाऊंगा। जो रिएक्टिव है उसकी पहचान क्या है? कंपाउंड बनाने की, कि भाई मैं तो रिएक्टिव हूँ, मैं तो कंपाउंड बनाऊंगा। और अगर उसके सामने लेस रिएक्टिव मेटल कंपाउंड बना के बैठा ना, अगर मोर रिएक्टिव के सामने कौन बैठा है? लेस रिएक्टिव मेटल कंपाउंड बना के बैठा है, तो मोर रिएक्टिव मेटल कहता है तो मेरी बेइज्जती है भाई, मेरे होते हुए तू कंपाउंड बना रहा है। कंपाउंड बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? मेरी है, मोर रिएक्टिव की है। और जो ताकतवर होता है वो कभी भी अपना अपमान नहीं सहन कर सकता। ताकतवर की दो निशानियां होती हैं, एक वो जिद्दी होता है और एक अपना अपमान सहन नहीं करता। अभी देख लो रशिया में क्या हो रहा है, वो जिद्दी होता है और कभी अपना अपमान नहीं। मैं आपको केमिस्ट्री में मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, केमिस्ट्री में, कि जहां पर जो रिएक्टिव होगा, जहां पे जो स्ट्रॉन्ग होगा वो लेसर को दबा देगा, केमिस्ट्री में। तो यहां पे भी वही है, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो क्या कर रहा है कि भाई तू मोर रिएक्टिव क्या कर रहा है, तू मेरे होते हुए कॉपर को कह रहा है, तू मेरे होते हुए कॉपर तू सॉल्ट बना रहा है, सॉल्ट मेरे होते हुए, चल बाहर निकल, मैं आऊंगा अंदर। आप सोचो इंडिया की टीम में मैं खेलने लग जाऊं और वेटिंग में सचिन तेंदुलकर बैठा हो, वो क्या कहेगा? ओ भाई मेरे होते तू बैठा है, चल बाहर निकल। और अगर इस रूम में सचिन तेंदुलकर केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दे और मैं बाहर खड़ा हूं तो फिर मैं क्या कहूंगा? ओ भाई मेरे होते तू केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, चल बाहर निकल। होगा तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का बादशाह, केमिस्ट्री में तो मैं हूं तेरे से ज़्यादा तेज। मैं बादशाह नहीं कह रहा, मैं अपने आप को तेज कह रहा हूँ, उससे मेरे से भी बहुत तेज बैठे होंगे केमिस्ट्री में, पर मैं उससे तो तेज हूँ। अब इस एग्जाम्पल से समझे नहीं कुछ? इससे ये मतलब है, ये मत सोचना कि कॉपर को हर कोई हटा देगा, ये मत सोचना। मेरी बात से समझ में आया कुछ मैं कहने का चाह रहा हूँ? अगर मान लो मुझसे भी धुरंधर कोई केमिस्ट्री का टीचर हो जाएगा तो फिर तो मैं बाहर हूँ, वो अंदर है। मेरी बात समझ रहे हो? अब जिन टीचर से मैं पढ़ाऊँ, इतने बड़े बड़े महान टीचर से पढ़ाऊँ, अगर वो खड़े होंगे तो मैं तो उनके आगे बच्चा हूँ, वो कहेंगे चल तू बाहर निकल, मैं अंदर आऊँगा। इससे समझे नहीं कुछ? अब क्या यानी कि कॉपर भी कईयों को डिस्प्लेस कर सकता है अगर कॉपर उनसे ज़्यादा रिएक्टिव है। नहीं समझ में आया मेरी बात?
ये मत सोचना कॉपर हमेशा साइड पे हो जाएगा, ना ना ना, कई बार कॉपर भी सामने वाले को साइड पे कर सकता है, भैया तू साइड पे, मैं आ रहा हूँ। तो आपको इसके लिए क्या याद करना जरूरी हो जाएगा, बताओ कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा ये हटाएगा या नहीं हटाएगा। कोई डाउट इसके अंदर? हाँ आओ, हाँ बोलो। जो सॉल्यूशन है, अगर आयरन ने उसको रिप्लेस कर दिया तो आयरन नेल के ऊपर कैसे फॉर्म हुआ? हाँ मैं बताता हूँ, आयरन वहाँ से ऊपर से हट गया और उसी पे ऊपर कौन बैठ गया? तो वो कॉपर। आयरन था। हाँ आयरन अंदर है, उसके ऊपर आके क्या डिपॉजिट हो गया? तो वो कॉपर। आयरन क्यों नहीं हुआ उसके साथ? आयरन तो बाहर आ गया ना, देखो आयरन तो बाहर आ गया, तो आयरन सल्फेट बना दिया, फेरस सल्फेट बना दिया, और जो कॉपर था, कॉपर सल्फेट में से कॉपर किसके ऊपर आके डिपॉजिट होना शुरू हो गया? तो कॉपर की लेयर बन गई ना इसके ऊपर, तो उसके अंदर आयरन था ना? अंदर आयरन है और ऊपर कॉपर की लेयर है। जैसे आप चांदी के ऊपर सोने की लेयर चढ़ा लेते हो, देखने में क्या लगती है वो? सोने का ज्वेलरी, पर अंदर क्या उसके, अगर चांदी है तो चांदी, उसके ऊपर क्या बन गया? अब जैसे एक बात बताओ, ये एल्यूमिनियम की शीट लग रही है, ये एल्यूमिनियम है ही नहीं, ये तो Al2O3 है, एल्यूमिनियम उसके अंदर है, ठीक है। ऐसे आयरन अंदर रह गया और ऊपर के क्या डिपॉजिट हो गया? उसके कॉपर डिपॉजिट हो गया। सर तो जो अंदर आयरन है वो क्यों नहीं साथ में डिस्प्लेस हुआ? अब नहीं आ सकता ना, क्योंकि लेयर आ गई, ऊपर आ गई। अब आयरन और कॉपर सल्फेट में ये आयरन था, कॉपर सल्फेट के ऊपर किसकी लेयर बन गई? अब आयरन कह रहा है मेरे को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि मैं एक्सपोज तो हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे जिंक है, जिंक सॉलिड, कॉपर सल्फेट एक्वस, एक्वस वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिंक कॉपर को, अरे मेरे होते तू बैठे यहाँ पर, सब साइड पे हो, तो क्या बन जाएगा? जिंक कहेगा मैं सॉल्ट बनाऊंगा और कॉपर को कहेगा तू बाहर हो जाए, यानी कि जिंक जहां से हटना शुरू हो जाएगा उसके ऊपर कॉपर, यानी कि जिंक की जगह क्या डिपॉजिट हो जाएगा? कॉपर का ब्राउन कलर। तो ये जो आपको सीखने को मिलता है, अब जैसे कॉपर क्लोराइड है CuCl2 एक्वस, लेड के साथ रिएक्ट करता है, लेड सॉलिड है, तो लेड कहता है कॉपर को अरे मेरे होते तू बैठे अंदर, तो साइड पे हो, तो PbCl2 एक्वस बन जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा? कॉपर सॉलिड अलग हो जाएगा। तो आपने इन तीनों से क्या देखा? यानी कि जिंक भी कॉपर से रिएक्टिव है, लेड भी कॉपर से रिएक्टिव है, और आयरन भी, यानी कि जिंक, आयरन एंड कौन बच गया? लेड। मैं Pb लिख दूं, समझ जाओगे ना? आर मोर रिएक्टिव किसके मुकाबले? तो भैया ये तीनों कहेंगे हमारे होते हुए तू बैठा अंदर, चल साइड में हो। सर अगर और कोई हुआ तो अब वही बात कर रहा हूँ, शाबाश, और कोई हुआ तो वही बात कर रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या याद करनी पड़ेगी? रिएक्टिविटी सीरीज। अभी बता रहा हूँ, पॉज कर दो। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है। हाँ जी, तो इससे बच्चा पूछता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा या कौन किसको नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। देखिए प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा। ठीक है भाई, मैं अपने आप के लिए नहीं कह रहा, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई learning how copper save gold। ठीक है जी, क्या बोला मैंने? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग, उल्टा ये सीखो कि कॉपर ने कैसे बचाया चांदी गोल्ड को। इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। और इसका मतलब क्या है? प्लीज, पी फॉर पोटेशियम। सबसे रिएक्टिव,
S for कालिंग, कालिंग कौन सा एलिमेंट लग रहा है? कैल्शियम। मी मैग्नीशियम, बहुत बढ़िया, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। ए हाँ एल्यूमिनियम। अब बच्चा ना ये कई बार ए मिस कर देता है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, ए छोड़ देता है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, ए फिर आना चाहिए एल्यूमिनियम। ज़ेब्रा तो बच्चों को पता ही है, Z फॉर जिंक और केयरलेस, सॉरी सी रह गया ना, ए तो इसके लिए था। कार्बन, कार्बन, ज़ेब्रा तो सबको पता ही है। इंस्टेड, इंस्टेड आयरन, आयोडीन मेटल नहीं है बेटा, आयरन मेटल है, मेटल की रिएक्टिविटी सीधे वो मेटल और नॉन मेटल दोनों शो कर देता है कभी अलग अलग प्रॉपर्टीज में। कार्बन हटा सकते हो इसमें चाहो तो। टी फोर कौन सा मेटल, टी से कौन सा मेटल होता है? टिन। आप पेप्सी कोक का कैन लेते हो, वो किसका कैन होता है? टिन का, वो टिन का बना होता है। हाँ जी शाबाश। कौन सा मेटल है जो एल से शुरू होता है? एल से लेड। हाउ? एच, एच हाइड्रोजन, दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। मेटल, दोनों मेटल की 12th में 11th में कराएंगे। कॉपर तो सबको पता ही, इसमें कॉपर ही आ गया। ये क्या है? एस, एस से कौन सा मेटल है? सिल्वर, सिल्वर, सल्फर नहीं, सल्फर होता है एस से, पर सल्फर मेटल नहीं है ना, एस से सिल्वर। और गोल्ड तो है ये लास्ट में, गोल्ड आ गया, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज है। ये रिएक्टिविटी डिक्रीज करिए इंक्रीज करिए नीचे आने से? रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो गया? पोटेशियम हो गया। आओ इसका सबूत देता हूं, अभी याद होगा क्या फायदा आपको, अभी फायदा बताऊंगा इसका। मान लो आपके सामने जिंक है, ज़ीब्रा जिंक है। जिंक क्या आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है? आयरन से मोर रिएक्टिव है, यानी कि जिंक आयरन के सॉल्ट में से आयरन को रिप्लेस कर देगा नहीं कर देगा? कर देगा, यानी कि ये रिएक्शन हो जाएगी। समझ आ गई बात? पर क्या ये हो सकता था? क्या ये हो सकता था आयरन जिंक सल्फेट में से जिंक को कहते हो साइड पे हो जा? नहीं हो सकता था। ये आपने किस बेसिस पे पता लगा लिया हो सकता था नहीं हो सकता था? इस रिएक्टिविटी सीरीज के दम पे। तो अगर आपको मल्टीपल चॉइस में आए कि कौन सी रिएक्शन हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती, पता लगा लोगे ना। रिएक्टिविटी सीरीज के दम पे रिएक्टिव है तो उसको रिप्लेस कर देगा, और ऑलरेडी रिएक्टिव का सॉल्ट है, लेस रिएक्टिव सामने है, तो क्या तो साइड पे हो? अब आप डाउट बोलो। सर उसके बाद कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हमें सिर्फ रिएक्टेंट दी और प्रोडक्ट लिखना है? हाँ, आपको दिस प्लस दिस आ सकता है तो नो रिएक्शन, दिस प्लस दिस आ सकता है पूरा सेम लिख सकते हैं या फिर सिर्फ नो रिएक्शन लिखना है? जो आपको पता है, जो उसकी हो सकती है। जिंक सल्फेट बनेगा, आयरन बाहर हो जाएगा। अच्छा अब इसमें आओ, एल्यूमिनियम का करें, एल्यूमिनियम का करें। अच्छा एल्यूमिनियम प्लस किसका सॉल्ट लें? बोलो बोलो, आप जिसका कहोगे उसका ले लेंगे। नहीं कार्बन का सॉल्ट बने। हाँ लेड का ले लें, लेड नाइट्रेट ले लेते हैं। नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, लेड की 2 होती है। अब बताओ एल्यूमिनियम नाइट्रेट को ले जाएगा नहीं ले जाएगा अपने साथ? अब बताओ एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है और नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है? ये तो हमने पहली क्लास में सीख लिया था। नाइट्रेट की 1 होती है और एल्यूमिनियम की 3 होती है। बाहर हो गया और लेड बाहर। मेरे बच्चे बात समझ में, बैलेंसिंग कर लोगे ना अपने अब इसकी? तो अब हाँ अगर पोटेशियम को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किया तो वो सब 11th 12th में बेटा, 10th में नहीं है। ठीक है वो सब आगे पढ़ेंगे, अभी छोड़ दो। बताओ ये सब क्लियर है कैसे कौन किसको रिप्लेस करेगा कौन किसको रिप्लेस नहीं करेगा? कर लेंगे बच्चे? अच्छा एक और कराता हूँ। मैग्नीशियम की लेते हैं। क्या मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर सकता है? सोच के बताओ। कर सकता है, तो क्या बन जाएगा? Mg, कॉपर बाहर। पर क्या कॉपर MgSO4 में से Mg को बाहर कर सकता है? नहीं, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तो वो मैग्नीशियम को हटा नहीं पाएगा। तो अगर ये याद होगी तो आप बता पाओगे कर पाएगा नहीं कर पाएगा? तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। और वैसे भी आपने ध्यान से देखा नहीं, ये कॉपर सिल्वर गोल्ड ये तीनों के तीनों मेटल ज्वेलरी में इस्तेमाल होते हैं। और ज्वेलरी में हम कौन से मेटल इस्तेमाल करेंगे? ज़्यादा रिएक्टिव होंगे ज़्यादा लेस रिएक्टिव होंगे? लेस रिएक्टिव होंगे। हम ज्वेलरी में वही इस्तेमाल करते हैं। कॉपर तो कोई पहनना नहीं चाहता। कॉपर भी खराब हो जाता है।
तो अर्ली एज में कॉपर की ज्वेलरी बनती थी, फिर वो खराब होना शुरू हो गया तो लोगों ने क्या बनाना शुरू कर दिए, सिल्वर की और गोल्ड की। और आपको ये भी मालूम होगा जो आपके घर में गोल्ड की ज्वेलरी पड़ी है गोल्ड की नहीं है, उसमें क्या मिक्स किया हुआ है, कॉपर ही मिक्स किया हुआ है बच्चे। क्यों? ताकि आयरन जो होता है बड़ा ब्रिटल होता है, टूट जाएगा। आयरन की जो ज्वेलरी है प्योर आयरन होगा ना, सॉरी प्योर गोल्ड होगा तो टूट जाएगी, चेन टूट जाएगी, रिंग चिप भी हो जाएगी। तो उसके अंदर क्या मिला लेते हैं, कॉपर से वो मजबूती आती है। यानी कि दैट इज नॉट प्योर गोल्ड, दैट इज ए मिक्सचर ऑफ इधर गोल्ड एंड कॉपर या गोल्ड एंड सिल्वर। तो फिर महंगा क्यों होता है? महंगा गोल्ड तो वैसे रेयर मेटल है। गोल्ड तो जो चीज़ रेयर मिलती है, जो चीज़ रेयर मिलती है वो हमेशा क्या होगी, तो धरती में सोने की जो डिपोजिशन है वो कम है, चांदी की ज़्यादा है। तो बताओ महंगा कौन सस्ता कौन। अब विराट कोहली को टीम 10 करोड़ में खरीद रही है, देश में विराट कोहली जैसे प्लेयर कम है, क्या मुझको खरीद लेंगे, कहेंगे साइड पे 10 रुपये में ना खरीदें तेरे को तो डिपेंड करता है। मेरे जैसे तो देश में करोड़ों लोग हैं, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरे जैसे क्रिकेट खेलने वाले तो देश में 10 करोड़ लोग होंगे, हो सकता है 50 करोड़ लोग हों जब मैं जैसे। तो फिर मेरी डिमांड हुई क्या, नहीं हुई ना। फिर मेरी डिमांड किस में ज़्यादा होगी, केमिस्ट्री की टीचिंग में ज़्यादा होगी। तो ठीक ऐसे जहाँ जो चीज़ रेयर होती है वहाँ वो चीज़ महंगी अपने आप होती है। ठीक है, पोस्ट कर दो। सर इसमें सारे ध्यान से सुना करो, मैं टॉपिक बोल रहा हूँ, चैप्टर नहीं बोल रहा। चैप्टर